गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 1 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का जो आज का अपना टॉपिक है यूनिट 1 का, वो है राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो अपने नेक्स्ट क्लास हुई थी उसमें राजनीति विज्ञान के जो पाठ्यक्रम निर्माण के जो सोपान है वो 5 प्रकार के सोपानों के बारे में हमने वर्णन किया था। जैसे सबसे पहले था लक्ष्य एवं उद्देश्य, उसके बाद में था अधिगम अनुभवों का चयन, फिर था विषय वस्तु का चयन, अधिगम अनुभव है विषय वस्तु का अंतरण और मूल्यांकन। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का जो स्वरूप है वो व्यापक माना गया। पाठ्यक्रम निर्माण किसी भी एक बिंदु पर आधारित नहीं होता, उसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का समावेश पाया जाता है। इन तथ्यों का संबंध संपूर्ण जो शैक्षिक व्यवस्था होती है, शिक्षण से संबंधित जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था से होता है। इस शैक्षिक व्यवस्था का लक्ष्य, उसके उद्देश्य, अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु चयन आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत हम राजनीतिक विज्ञान में 5 प्रकार के इसके जो सोपान है उसके बारे में वर्णन करेंगे। इसका जो सबसे पहला है वो है लक्ष्य एवं उद्देश्य। प्रथम इसका जो सोपान है वो है लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य एवं उद्देश्य जो इसका प्रथम सोपान है, लक्ष्य एवं उद्देश्य जो पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण का प्रथम सोपान माना जाता है। तो जो लक्ष्य एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण का ये प्रथम सोपान है, क्योंकि सर्वप्रथम हम किसी लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी भी विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, शिक्षण के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, उनका संबंध से संबंधित विचार करते हैं कि पाठ्यक्रम का जो हम निर्माण कर रहे हैं उससे बालक के कौन से उद्देश्य और कौन से लक्ष्य की उसको प्राप्ति होगी। शिक्षण के लिए और शिक्षार्थी के लिए, दोनों के लिए जो इसका पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है, प्रथम लक्ष्य उद्देश्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे जब शिक्षक बालक के शारीरिक विकास के, जैसे हम उदाहरण बता देते हैं कि जब शिक्षक किसी कोई अध्यापक बालक के शारीरिक विकास के लक्ष्य को निर्धारित करता है कि इस बालक का हमें शारीरिक रूप से विकास करना है, तो उसने शिक्षक ने अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया कि बालक का हमें शारीरिक रूप से विकास करना है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसे योग एवं व्यायाम की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। तो जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसको नित्य योग करना पड़ेगा, नित्य व्यायाम करना पड़ेगा, तो शिक्षक उस संबंध में उसको मार्गदर्शन समय समय पर देता रहेगा। इससे बालक की जो गतिविधियां हैं एवं जो अनुभव है उसको क्रमबद्ध रूप से समूह को शारीरिक रूप में पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाएगा। तो फिर उसके अंदर जो गतिविधियां होती है, व्यायाम होते हैं, जो योग होते हैं, उसका अनुभव प्राप्त कर उसकी जो गतिविधियां होगी, उस गतिविधियों के द्वारा शिक्षक उस विषय को हम शारीरिक शिक्षा के रूप में जानेंगे। इस प्रकार वह विषय क्या कहलाएगा? शारीरिक शिक्षा। क्या कहलाएगा? शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाएगा कि बालक का शारीरिक विकास करना है तो शिक्षक के द्वारा उसको योग व्यायाम नित्य कराया जाएगा और उस योग व्यायाम के द्वारा उसको अनुभव होगा और उस अनुभव को अपने पुस्तक में छापेगा और उसी पाठ्यक्रम को हम शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक विषय का जो पाठ्यक्रम होता है उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य द्वारा अलग अलग होते हैं। उन उद्देश्यों के द्वारा जो पाठ्यक्रम होगा वो भी अलग अलग होगा। लक्ष्य एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण के प्रथम सोपान के अंतर्गत आते हैं। इससे लक्ष्य उद्देश्यों की प्रकृति के आधार पर उनकी जो पूर्ति होती है वो पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित करता है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक होता जा रहा है। इसके मूल में लक्ष्य एवं उद्देश्यों की व्यापकता निहित है। वर्तमान समय में जो सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक सभी को जो सर्वांगीण विकास है, उस विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता होती है कि उसके सर्वांगीण विकास है तो उसको जो पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम का स्वरूप भी विद्यार्थी के सामने व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। अतः लक्ष्य उद्देश्यों के द्वारा ही
संभव होता है। लक्ष्य उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार संपन्न करते हैं, इसके कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसको समझ सकेंगे। जैसे पहला है इसका सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य पहला है जो इसका जो है सोशल एम्स एंड गोल्स। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपायों का वर्णन किया गया है कि बालक को समाज का अभिन्न प्राणी माना गया है। जैसे अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति समाज का हिस्सा नहीं है या समाज में नहीं रहता है, वह तो या पशु हो सकता है या कोई देवता हो सकता है। इसलिए व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास होता है वो हम बालक का समाज में ही कर सकते हैं, व्यक्ति का समाज में ही हो सकता है। तो समाज के प्रति उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। तो उसको अधिकारों से पहले अपने जो समाज के प्रति जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का ध्यान होना उसको अति आवश्यक है। उस पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की मान्यता प्रदान की गई है जिसमें सामाजिक विकास की भावना और बालक के अंतर्गत परस्पर समाज में किस प्रकार से रहना है, समाज के नीति नियमों की पालना किस प्रकार से करनी है, जो काम करे जो समाज के हित में हो, सबकी भलाई के लिए हो, मिलजुल कर कार्य करे, इस प्रकार की भावना का विकास में बालक के अंदर होना चाहिए। सामाजिक विकास की भावना के समान हेतु सामाजिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उस पूर्ति हम पाठ्यक्रम के माध्यम से या पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो उपाय है एवं जो गतिविधियां हैं इसको सम्मिलित कर समाहित कर सकते हैं, जिससे पाठ्यक्रम का विकास संभव हो कि समाज के प्रति बालक का क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से वो समाज में अपना योगदान दे सकता है, उससे संबंधित जो बातें हैं वो समाज के अंदर जो पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम में हम समाहित करेंगे। बालक उसको पढ़ेगा, उससे अपना जो अनुभव है उसको झांकेगा और अनुभव के माध्यम से वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर रहेगा। इससे पाठ्यक्रम का जो सामाजिक उद्देश्य है उसका विकास भी संभव हो सकेगा। इस प्रकार सामाजिक उद्देश्य भी पाठ्यक्रम विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं कि बालक का समाज के प्रति समर्पण हो सके, उसको ऐसे कोई अनैतिक कार्य नहीं करने जो समाज के लिए हितकर नहीं हो, बल्कि व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जो समाज के लिए उन्नतिप्रद हो, समाज को उन्नति के पथ पर ले जा सके। दूसरा है दार्शनिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। दार्शनिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। दार्शनिक उद्देश्य एवं लक्ष्य ये कहता है कि बालक के जो फिलोसफिकल एम्स एंड जो गोल्स हैं ये कहते हैं कि अनेक अवसरों पर समाज एवं राष्ट्र के विभिन्न प्रकार की जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उसका प्रभाव भी बालक के अंतर्गत देखा गया है। बालक व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति तो अपने समाज के प्रति किस प्रकार की भावना रखता है, इसीलिए पाठ्यक्रम में जो दार्शनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की दार्शनिक विचारधाराएं, आदर्शवाद, समाजवाद, आध्यात्मिकवाद, जो भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं इन विचारधाराओं का समावेश होता है। जैसे आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, जैसे आदर्शवादी, प्रकृतिवादी एवं विभिन्न प्रकार के जो प्रयोजनवादी सिद्धांत होते हैं इनकी जो विचारधारा है इन विचारधाराओं को पाठ्यक्रम में हम समावेश करते हैं। रूसो की, प्लेटो की जो अलग अलग विचारधाराएं थी उनको हमने पाठ्यक्रम के अंतर्गत समावेश किया है ताकि बालक उसको पढ़े और अपने राष्ट्र और समाज के प्रति विचारधारा को, नैतिक आध्यात्मिक विचारधारा को अपना सके। तीसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य एवं
लक्ष्य। सांस्कृतिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। कल्चर एम्स एंड गोल्स, जो कल्चर एम्स है उसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज की अपनी संस्कृति होती है। प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज होता है वो अपनी अलग अलग संस्कृति के द्वारा प्रसिद्ध अपनी भूमिका होती है। उसकी समाज में, संसार में उसकी अलग एक पहचान होती है। जैसे भारत देश की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो अन्य देशों की तुलना में काफी ऊंचे और भिन्न है। हमारे यहाँ जो अनेकता में भी एकता निहित है। भारत के जो अंतर्गत अलग अलग राज्य है, उन अलग अलग राज्यों के अलग अलग खान पान, पहनावे, अलग बोलियां, अलग कल्चर है, लेकिन उनमें अलग अलगता, विभिन्नता के साथ में भी हम क्या कहलाते हैं, भारत देश के नागरिक है। तो हमारा भारत है वो एक सभी राष्ट्रों से एक अलग राष्ट्र है, एक आध्यात्मिक, नैतिक और शांतिप्रिय राष्ट्र माना जाता है। तो उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो परंपरा है, उस परंपरा का संरक्षण करना उसके व्यक्ति, जो उसके नागरिक है, उन नागरिकों का परम कर्तव्य होता है कि जो अपनी भारत की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका उसे बचाव करना चाहिए, उसके संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। तो इन सांस्कृतिक उद्देश्यों के संरक्षण एवं विकास के लिए वह शिक्षा का सहारा लेगा। पाठ्यक्रम में वो अपनी जो पुरानी संस्कृति की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत उस परंपराओं को बालक पढ़ेगा और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है वो उस परंपरा को जान सकेगी। अपने जो विभिन्न प्रकार के किले हैं या सांस्कृतिक जो धरोहर है, उन धरोहरों को संरक्षण रखने में वो अपना योगदान देगी। वो तभी दे सकेगी जब वो उसके बारे में जानते हो, उसके बारे में जानकारी रखते हो और उसकी क्या भूमिका होती है, क्या उसकी महत्वता है, उस महत्वता को समझेंगे। तभी समझेंगे जब पाठ्यक्रम में उस महत्वता को हम दर्शाएंगे, तो अपने आने वाली पीढ़ी है वो उसको समझेगी और अपनी जो अमूल्य धरोहर, संपत्ति है, सब परंपराएं हैं, उसको नष्ट होने से बचाएगी और अपना एक कर्तव्य के द्वारा वो उसको प्रत्येक रूप में उसका संवहन करने का प्रयास करेगी। अतः पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक उद्देश्यों को समाहित करते हुए उससे संबंधित जो पाठ्य वस्तु है एवं गतिविधियों का समाहित किया जाना चाहिए। जो अपनी कल्चर है, उस कल्चर से संबंधित जो अपनी लोकगीत, परंपराएं, लोक नृत्य, जो भी कल्चर के अंतर्गत जो बातें हैं, उस बातों का पाठ्यक्रम के अंतर्गत समावेश होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े और अपने जो पाठ्यक्रम के द्वारा उसका संरक्षण करने में